हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे टॉपिक शुरू करते हैं। तो अ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। डीपीएसपी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया। जो हमारा डीपीएसपी है वह भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में एक ऐसा उद्देश्य की तरह निकला है जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम डीपीएसपी को भारत में लागू करते हैं तो इस तरीके से भारत में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो न्याय की संभावना है वह बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये होती क्या है डीपीएसपी? तो डीपीएसपी are a set of guidance or principle that are enshrined in Part 4 of the Indian Constitution. Unlike fundamental rights, DPSP are not legally enforceable, but they serve as a guide for the government to formulate policy and laws that promote the welfare of the people. अर्थात कि जो डीपीएसपी है वो एक गाइडलाइन है, ठीक है। जो हमारे मूल्य होते हैं उनके गाइडलाइन है जो कि सरकार को मानना चाहिए, भाग 4 के अंतर्गत है। और इसमें सरकार जो है इन्हीं के चलते भारत के मौलिक अधिकारों, ठीक है, उसको बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा डीपीएसपी को जो है वो न्यायालय द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके के फॉर्मूले के हिसाब से चलती है ताकि आने वाले समय में जो भी कानून बनेंगे वो इनके आधार पर बन सकते हैं, ठीक है, जिससे आम जनता का कल्याण होगा, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में हम और बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो डीपीएसपी का वो है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है इंडिया में, ठीक है, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। डीपीएसपी एम टू इंश्योर दैट द स्टेट वर्क toward the betterment of the society as a whole and not just a privileged few। यानी सिर्फ कुछ लोगों को अधिकार न देके पूरे समाज का कल्याण करना ही डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है। They also aim to promote a just and equitable society by bridging द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। यानी अमीर और गरीब के जो फासले हैं उनकी दूरी को कम करना, ताकि हमारे समाज में हर तबका, हर वर्ग के लोग जो हैं वो एक बराबर हो सके, ठीक है। अब हम इसके थोड़े अनुच्छेद के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत के संविधान में जो डीपीएसपी रखी गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं, वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से लाया। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर भी निर्भर है, जिस कारण के.टी. शाह ने इसके बारे में एक टिप्पणी दी कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यानी बैंक का जब मन करेगा तब उसका भुगतान करेगा, वरना नहीं करेगा। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसे संविधान का आदर्श बोला गया, ठीक है। इसके माध्यम से ये हमें पता चलता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। अब इसके अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनको रखा गया। तो अनुच्छेद 36 में देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य को किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। राज्य कौन कौन से कानून बनाएगा जिससे लोक कल्याणकारी नीति जो है वो जनता तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इसके बारे में राज्य की परिभाषा दी गई। हमने भाग 3 में भी राज्य की परिभाषा सुनी थी कि वह सभी संस्थाएं जो अपने आप में सर्वोच्च हैं, ठीक है, अपने नियम कानून खुद बना सकती हैं, वो राज्य कहलाती हैं। राज्य जो है वो नियम कानून बनाती हैं ताकि लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके, ठीक है।
तो भाग 4 में भी यही सेम चीज़ बोली गई है कि राज्य जो है वो ऐसे ही कानून बनाएगा जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके, ना कि उनको नुकसान हो। ठीक है। इसके अनुच्छेद 37 में न्यायालय की बात करी गई है कि इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है। ठीक है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और ये वाद विवाद योग्य भी नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब जो है सरकार जो है वो जनता को प्रोवाइड करवाएगी। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको समान वेतन जो है तथा संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, सेम पोस्ट पे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन आजकल जो है बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियों, ठीक है, या छोटे मोटे वर्करों जो फैक्ट्रियां हमारे समाज में मौजूद है वर्तमान समय में, उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें तो महिलाएं जो है वो बेसिकली काम तो समान पुरुषों के ही करती हैं, लेकिन उनकी मजदूरी जो है वो कम होती है। तो सरकार जो है वो इसे जो है वो जब तक फोर्सेबली लागू नहीं करती है भारतीय संविधान में संशोधन करके, तब तक ये चीज़ जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में 29 में बोला गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। फिर इसके अंदर एक और चीज़ बोली गई कि राज्य बालकों को स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन का उपलब्ध कराएगा। फिर अनुच्छेद 39 के क में यह बोला गया कि निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता का क्या मतलब है? निःशुल्क विधि सहायता का मतलब है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके पास वकील करने को नहीं होता है, तो सरकार अपनी ओर से निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी, यानी आप वकील, सरकारी वकील को रख सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत इसको फोर्सबली लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करी गई है। ग्राम पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत भी भारतीय संविधान में संशोधन करके लागू कर दिया गया था, जो कि 73वां संविधान संशोधन था। 24 अप्रैल 1993 को नरसिम्हा राव ने लागू किया था। ठीक है। अब अनुच्छेद 40 में जब ग्राम पंचायत है तो इसमें महात्मा गांधी जो थे वो इसके समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर जो थे, वो भीमराव अंबेडकर, वो इसके काफ़ी विरोधी थे। ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर को लगता था कि जो ग्राम पंचायत है वे अपनी मनमानी करेगा और जो है केंद्र को शक्तियाँ नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ग्राम का जब विकास होता है तो धीरे धीरे उस राज्य का विकास होता है, और राज्य के विकास होने के कारण ही पूरे देश का विकास होता है। ठीक है। तो उनका ये नज़रिया, भीमराव अंबेडकर का, ये थोड़ा सा गलत था। ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी इसके समर्थक थे और नीति निर्देशक तत्वों में 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसको डाला गया। और भारत का पहला राज्य जो था वो राजस्थान बना। राजस्थान का नागौर जिला, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जी की याद में इसको लागू किया गया था। ठीक है। अब यह जो अनुच्छेद है, ठीक है, 243 के क से अण तक के अनुच्छेदों में ग्राम पंचायत का विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 41 की अगर हम बात करें तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, ठीक है, प्राप्त करना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल वगैरह जो है, लैपटॉप वगैरह यूपी में मिलते रहते हैं, जगह जगह अलग अलग कानूनी व्यवस्था है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अनुच्छेद 42 में मनोचित दशा, ठीक है, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है। तो ये न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये जो है राज्य का कर्तव्य होगा, यानी देश का कर्तव्य होगा। तो कई सारे राज्यों ने इस चीज़ को लागू भी कर लिया है और बहुत सारे राज्यों ने अभी इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया है। ठीक है। अनुच्छेद 43 देखते हैं तो निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी इतना वेतन दिया जाए कि उसका परिवार चल सके। ठीक है। कम से कम मतलब मिनिमम वेजेस की बात बोली गई है कि मिनिमम वेजेस इतना दिया जाए ताकि उसका परिवार जो है वो चल सके। ठीक है। 41, 42, 43 को याद करने का एक ट्रिक है,
दमन, द यानी 41 में द यानी कुछ दशाएं जिसमें सरकारी सहायता प्रदान की जा सकती है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग साइकिल। ठीक है। म से है 42वां यानी मनोचित दशा और मातृत्व सहायता, जिसमें गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा। और 9 से 43वां निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, तो ये हो गया दमन। अनुच्छेद 43 के क में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 43 का क बोलता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, अनुच्छेद 43 क बोलता है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होना। अनुच्छेद ख बोलता है कि सहकारिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जो कई सारे लोगों के समूह से मिलकर चलती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का विकास करना है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता, जिसमें सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो सकती हैं। अगर हम 44 की बात करें समान सिविल संहिता, तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे समान सिविल संहिता लागू करी गई है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें समान सिविल कोड में, तो इसके अंदर जो है खासकर शादी, ठीक है, शादी के अलावा तलाक और वसीयत के जो कानून हैं वो सबके लिए समान हो जाएंगे। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो निःशुल्क शिक्षा वाला जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के क में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 46 की बात करें तो SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लिए विशेष आयोग भी बनाया गया, SC आयोग और SC आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार की बात करी गई है। ठीक है, कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध भी लगाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 48 में बोला गया कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसको लागू जो है वो हमारी यूपी की सरकार ने कर चुका है, कि जब भी योगी की सरकार आई थी जब, ठीक है, तभी उन्होंने सबसे पहले बूचड़खाने बंद करवा दिए थे जिसमें गायों की हत्या पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये करके ये ऐसे ही लागू होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ लागू हो जाए। सरकार की जो नीति है, उसके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से वो इन सब नीतियों को लागू कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 48 का बोलता है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य बनाए थे। ठीक है, और अभी भी कुछ आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे जानवरों की संख्या कम होती जा रही है, उस क्षेत्र को इंसानों के लिए मना कर दिया गया है कि यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 49 की बात करें तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य बताया गया है, कि राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था। ठीक है, तो हमारे अनुच्छेद तो यहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन इसके वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण में कुल 3 भागों में हम इसको बांटते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, जिसमें गांधीवादी, समाजवादी और वैश्विक या उदारवादी नीति जो है वो इसमें शामिल होती है। अगर हम बात करें गांधीवादी नीति की तो अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 आते हैं। समाजवादी नीति में 38, 39, 39 क, 41, 42, 43 और 43 क और 47 आते हैं। वैश्विक तथा उदारवादी में 44, 45, 48, 48 क, 49, 50, 51 आते हैं। अनुच्छेद 43 और 47 जो है वो गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक मुकदमा चला था इस पे,
ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लेके कि मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करें कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या क्या है। तो मूल अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा, नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा। मूल अधिकार जो कि है नैसर्गिक है, जो कि जन्म से ही मिल जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो नैसर्गिक नहीं है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। मूल अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद विवाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। मूल अधिकार जो है वो सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है, और नीति निर्देशक तत्व सरकार की शक्तियों को बढ़ाता है, अर्थात धनात्मक है। मूल अधिकार इसके पीछे कानूनी मान्यता है और नीति निर्देशक तत्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता है। मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकते और नीति निर्देशक तत्व निलंबित हो सकते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, बेसिकली हमने जितने भी अनुच्छेदों में हमने नीति निर्देशक तत्वों की बात करी है वो बेसिकली हम उसको 4 भाग में भी बांट सकते हैं, जिसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पर्यावरणीय संबंधी न्याय और अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, तो ये 5 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो था उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 39 के ग में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।